आज लेक्चर 16 के अंतर्गत बताएंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे 6 पॉइंट तक। और 7 पॉइंट जो है वो बोलता है कंप्लीट प्रिमिटिविटी या जनरल सॉल्यूशन या इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन या जनरल इंटीग्रेशन, है ना। कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो हम जो फंक्शन लिए हैं एफ एक्स वाई होगा, और वाई वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, वाई टू मतलब सेकंड ऑर्डर, वाई मतलब क्या है एनथ ऑर्डर, यानी पी एंड एनथ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या क्या कहलाएगा देख लीजिए। पहला नंबर है ए सॉल्यूशन ऑफ वन containing n independent arbitrary constant is called a general solution, called a जनरल सॉल्यूशन या इसको कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि जितना ऑर्डर का रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट बनेगा आपका। तो सेकंड ऑर्डर का है तो 2, फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1। कर्व में भी देखिएगा कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर ही डिफरेंशियल कैसे बनेगा, 2 गो रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट तो सेकंड ऑर्डर तक करना होगा, 3 गो रहेगा तो थर्ड ऑर्डर तक। या यहाँ जैसे मान ले कि dy/dx बराबर 0 प्रूव किए, तो dy/dx बराबर 0 है, इंटीग्रेटिव किए तो y बराबर क्या है कांस्टेंट लिखेंगे ना c, तो c क्या हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर था तो एक c हुआ, c1 हो गया, सेकंड ऑर्डर c2 हो जाएगा, c3 होगा, जितना बनेगा आप है ना। एक फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रहेगा, यहाँ n ऑर्डर है तो n आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना। तब हाँ जितना बार होगा उतना बार, तो समझें कि यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है। दूसरा नंबर है ए सॉल्यूशन ऑफ वन, जो है मान लीजिए कि यह जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू लिया जाए, जैसे c1 है, जब 4 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी पार्टिकुलर वैल्यू लिया जाए 1, तो वो बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी आर्बिट्री कांस्टेंट जब क्या एक पार्टिकुलर वैल्यू हो, तो पार्टिकुलर वैल्यू आ गया तो क्या नाम पड़ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। वो पार्टिकुलर वैल्यू आता कहाँ से, तो कोई कंडीशन दिया रहता है उसके माध्यम से। सॉल्यूशन ऑफ वन obtained from a general solution या कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन से ऑब्टेन करता है किसका, ऑफ वन का। जैसे पहले निकालें हम जनरल, उसके बाद क्या निकालेंगे पार्टिकुलर, बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू टू 1 इज कॉल्ड, ऐसा कर सकते हैं, बहुत जगह ऐसा भी है कि 1 या मोर, है ना, 1 या मोर, एक या एक से अधिक भी पार्टिकुलर वैल्यू हो सकता है, 1 या मोर
of the n independent arbitrary constant is called a particular solution of one। देखिए शॉर्ट में क्या करना होगा आपको, एन ऑर्डर है तो एन आर्बिट्री कांस्टेंट सोल्यूशन में कंटेन करेगा तो हो गया कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन। पार्टिकुलर वैल्यू हो जाए फोर किसके लिए, आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए, तो हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। और जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, नहीं कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो तो क्या हो गया वो सिंगुलर सोल्यूशन। तीसरा नंबर लिखिए, ए सोल्यूशन of one which cannot be obtained from general solution of one by any choice of n independent arbitrary constant। arbitrary constant is called singular solution किसका, ऑफ वन का। वन का क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। फिर से रिपीट कर दें, जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्री कांस्टेंट तो हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, है ना। कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए आर्बिट्री कांस्टेंट जगह पर तो हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करता हो, है ना, तो हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। बाद में इसका सोल्यूशन पहले की जैसा से मान लेते हैं, एक सोल्यूशन मान लेते हैं कि y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका, दो गो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर हो गया y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, है ना, तो इसका यही सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जनरल सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन। यही C1 और C2 की जगह पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 कुछ भी ना, तो हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। और कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, है ना, तो हो गया सिंगुलर सोल्यूशन। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको n तक का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। ये सब जरूरी चीज़ है ना, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी होता है दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो एक ही बार लोग डेरिवेटिव करने से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जा रहा है, तो एक ही बार करके छोड़ देता है लोग, तो वहाँ क्या गलत है। तो देखिएगा कि बुक में कि
कभी कभी से 2 बार किया हुआ, कभी 1 बार किया हुआ, कभी 3 बार किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि आर्बिट्री कांस्टेंट दिखा था वहाँ पर ना कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 बार करना होगा, 2 दिया हुआ 2 बार करना होगा। हाँ पार्टिकुलर। अभी तो केवल बेसिक पढ़ रहा है इसका ना, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपका सब। अब बेसिक से हमेशा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया है। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, if given family of curve contain n arbitrary constant, then we can obtain an nth order differential equation अगेन। फिर क्या करेंगे, वी इलिमिनेट, मान रखना होगा एन आर्बिट्री कांस्टेंट जो रहेगा उसका कांस्टेंट, thus we obtain the required differential equation। इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव। अगर एन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एन तक रहेगा, एन ऑर्डर तक, 2 को रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर तक, 3 को रहेगा तो थर्ड ऑर्डर तक। इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे y बराबर एम एक्स, यहाँ एम क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट सिंगल है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, एम बचेगा यहाँ पर, एम का मान इसमें रख देंगे, तो y बराबर कितना हो गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। तो क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, फर्स्ट रो था, अगर मान लें कि 2 को रहे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ एम और सी दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसा ना कि एम ही हो सी हो तो दूसरा हो जाता है। तो अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा एम, हमको 2 बार करना पड़ेगा, आपको बोला गया है जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार। ठीक करेंगे तो कितना होगा, डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर बराबर 0। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया आपका। 3 को रहेगा तो 3 बार करना होगा। हाँ करके आर्बिट्री कांस्टेंट के मान में करना है या हाँ हाँ, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार करना है।
और इसमें डिफरेंशियल केस में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें है। देखिए 2 पॉइंट और बताते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं ना। हो गया? लाइट नहीं है तो कैसे वीडियो अपलोड होगा पता नहीं। ऐसे भी बहुत पीछे चल रहा है। नाइन नंबर, यह जो मेथड कहता क्या है कि डिटरमिनेंट करना है किसका, दिया गया फंक्शन का, है ना। लेकिन एक सिस्टम से बोलता है, इसे मान लिया कि इसको समझने के लिए आप मान सकते हैं n तक का, है ना, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, जितना फंक्शन आप चाहें इसे ले सकते हैं ना। ज़्यादा 2 या 3 रहता है, हम n तक का बता रहे हैं आपको कि द function of n फंक्शन, मान लेते हैं y1x, y2x डॉट डॉट डॉटynx इज यूनिटेड बाय y1 y2 डॉट डॉट yn x, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिफाइंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट से, एंड डिफाइनेड टू बी डिटरमिनेंट। ये ज़रूरत पड़ता ज़्यादा किस पर, जैसे मान लें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, आर्बिट्री जो है उसको 3 को 4 को इक्वेशन दिया हुआ है, उससे एलिमिनेट करना है, तो उस समय क्या होता है कि ऐसे सिंगल सॉल्व करने में बहुत समय लगता है, लेकिन इसके माध्यम से बहुत जल्द आपको सॉल्व मिल जाएगा आपका। चाहे कभी कभी इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, y1 y2 डॉट डॉट yn x, या इसका मीनिंग डिटरमिनेंट लिखते हैं। पहले लिखेंगे y1x y2x डॉट डॉटynx, फिर y1 डैश x, y2 डैश मतलब डेरिवेटिव किया हुआ है ना, yn डैश x, y2 डैश x, नहीं y1 डबल डैश x 2 बार डेरिवेटिव, y2 डबल डैश x, yn डबल डैश x। कहाँ तक करना आपको, n-1 तक ही, n-1 x, y2 पावर n-1 x, मैंने n-1 तक का डेरिवेटिव किया गया है। इसमें 2 को फॉर्मेट देगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इसी का डिटरमिनेंट का जो मेथड होता है सॉल्व करने का, है ना, उसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आपको बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करने में इसका भी बहुत हेल्प होता है। और ऐसे भी आगे चल के जो होता है फंक्शन दिया हुआ है ना, और उसको एलिमिनेट करना है, तो इसी के माध्यम से हम लोग करते हैं।
तो कभी कभी फंक्शन दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछता है ना। जैसे y1 y2 है, मान लीजिए f और g 2 फंक्शन रहता है, तो f0 और g0 का मान कितना होगा तो निकालना पड़ता है इस तरह, इसके माध्यम से। अगर दो फंक्शन है f, g, तो कितना हुआ f(x), g(x), f'(x) और g'(x), ऐसे लिखे हैं। चाहे बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, इसको पलट करके f(x), f'(x), g(x), g'(x), इस तरह से भी। कई प्लान के नियम है कि रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखे, चाहे ये रो वाइज लिखा हो कॉलम वाइज भी सकते हैं आप, इस तरह निकालते हैं। हो गया। हम बोले थे कि 10 गो पॉइंट आपको बताएंगे ना बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो चैप्टर वाइज तो होगा ही आपका। लीनियरली जब डिटरमिनेंट आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट भी होगा एंड इंडिपेंडेंट। सभी कांस्टेंट नॉट ऑल जीरो तो हो गया डिपेंडेंट, और सब का सब जीरो तो हो गया इंडिपेंडेंट। अंतर यही है। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शन कहते हैं ना, सेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सेट लेते हैं। इसे मान लेते हैं कि n फंक्शन y1x, y2x,ynx आर लीनियरली डिपेंडेंट हो if there exist n तक कांस्टेंट भी जगह पर है C2 डॉट Cn नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, सब के सब जीरो नहीं होगा। सच डैट तो कम्बिनेशन क्या बनेगा इसका कि C1y1 प्लस C2y2 है ना, Cn इक्वल टू जीरो। इस कम्बिनेशन में है ना वेक्टर में पढ़ना है इसको, है ना लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना, हर जगह पर मिलेगा आपको। तो इस कम्बिनेशन में देखा कि C1 C2 से Cn तक का वैल्यू सब का सब जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो चलेगा लेकिन सब का सब जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा डिपेंडेंट हो गया ये। अगर यदि ये सब का सब जीरो हो जाए, इफ हाउएवर आइडेंटिटी वन जो है क्या करे आपको कि सब का सब जीरो कर दे। C1 बराबर C2 बराबर डॉट डॉट बराबर Cn बराबर कितना जीरो, सब का मान जीरो हो जाए। देन तब जो फंक्शन दिया हुआ y1 y2 डॉट डॉट yn आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अभी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशन, है ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वह पूछिएगा भी, है ना।
सिंगल सीक्वेंस का वैल्यू अगर 0 आ गया तो लिनियरली डिपेंडेंट हुआ। हाँ, सबका वैल्यू 0 हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। क्या न्यूमेरिकल आज करवा दें कि कल करवाएंगे, बोलिए। लालजी प्रसाद वाला बुक स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन ये कि मेरे पास एस चांद का बुक क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, दोनों में। एक चीज़ कंडीशन और लिख लीजिए, है ना, ज़रूरत पड़ेगा आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट जानवे करते हैं, dy/dx, है ना। तो आज नोट में कुछ और फॉर्मूला लिखवा देते हैं जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगा ना। पहला नंबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म कितना था, dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हुआ, -1/dy/dx। दूसरा, सब टेंजेंट में न्यूमेरिकल में यूज होता है ना। वर्ड में दिया था ना आपका प्रोजेक्टिव बनाने में, तो प्रॉब्लम नहीं हो। सब टेंजेंट बराबर y/dy/dx, या इसको यूज कर सकते हैं y/dx/dy, या y/dy/dx के पावर -1, है ना जी। सब टेंजेंट हो गया। अब सम नॉर्मल, y/dy/dx। फिर तीसरा नंबर, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन। द जनरल, इससे भी न्यूमेरिकल बहुत बनता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ऐसे लिख कीजिए, या तो ऐसे x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना। अब इसी में देखिए पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन बोल दे कंडीशन में, तो क्या हुआ, x² + y² + 2gx + 2fy, और कॉन्स्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। जब ओरिजिन में पास करता हो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। फिर दूसरा नंबर लिखिए इसमें, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल
the equation of any circle passing through the origin and whose सेंटर जो है इज ऑन द एक्स एक्सिस, तब क्या बनेगा, है ना। देखिए अब ये मत बोलिएगा ज्योमेट्री में आ गया, ज्योमेट्री में नहीं है, हम यूज है थोड़ा सा, है ना। ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय तो विशेष पढ़ेंगे इस पर। देखिए यह कंडीशन बोले है ना, या तो यह कंडीशन बोले, दोनों सेम बनता है ना। द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, दोनों में से जो कंडीशन बोले है ना। एक बोलता है कि सेंटर एक्स एक्सिस पर है, तो जब एक्स एक्सिस पर सेंटर होगा, है ना, तो कन्फर्म है कि वाई एक्सिस क्या करेगा, टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। समझ गए। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx बराबर 0। वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर किस पर है, एक्स एक्सिस पर है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर जी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तब बताइए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूछेगा तो कैसे कीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कीजिएगा। एक ही बार आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर है, तो एक बार सिंगल बार डेरिवेटिव होगा, सिंगल होगा जी। The equation of any circle passing through the origin and whose center is on the x-axis the equation the circle which touches the y-axis at the origin, a center on the x-axis। एक ये ठीक तो है, ठीक। फिर है the equation of circle which passes through the origin and whose center are on the y-axis। एक और दिया हुआ इसमें ना, दूसरा तीसरा पॉइंट देखिए इसमें। द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल which passes through the origin and whose center are on the y-axis।
ऑन द वाई एक्सिस, जस्ट उसका उल्टा है ना जी। और इसी में अगर टच करे एक्स एक्सिस को, टच किसको करके एक्स एक्सिस को, नहीं बोलते कोई ऐसा लाइन जो किसी का परपेंडिकुलर है तो किसी का क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस क्या हो गया, पैरेलल। वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है तो एक्सिस पैरेलल। उस तरह यहाँ भी है कि अगर एक्स एक्सिस पर सेंटर है तो वाई एक्सिस को टच करेगा, और वाई एक्सिस पर सेंटर है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। या इसको ऐसा कर दें कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस at the origin इज कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) है ना, इक्वल टू 0। यहाँ पर f क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना, f इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इतना कर लेते हैं तो कल जो न्यूमेरिकल बताएंगे कल से ना, प्रॉब्लम कहीं ना होगा, मतलब सब का सब बन जाएगा।